So we were seeing the difference between formal sector lending and informal sector lending. इसमें दो लिख लिया हमने, एक तो एग्जांपल लिखे फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज के, और दूसरा वन इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड सेकंड वन इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई. तीसरा, नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फॉर्मल सेक्टर इज लेस, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ. कितना देखा था हमने क्रेडिट अरेंजमेंट में? एज हाई एज 60%, 5% पर मंथ, देखा था ना हमने? एज हाई एज 60% पर एनम और 5% पर मंथ. दिस इज थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. और जो चौथा होता है ना बेटा, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर का सवाल आता है तो 4 पॉइंट लिखना होता है. इसी से हम एक चीज अभी कंक्लूड करके निकालेंगे. दिस रिजल्ट्स इन लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड दिस रिजल्ट्स इन हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. वहीं से आता है. बट अगर मान लो 2 नंबर का सवाल आ गया और 4 पॉइंट्स लिखने हैं, या फिर 4 नंबर का सवाल आ गया, तो इसको भी हम चिपका देंगे. नाउ व्हाट इज दिस लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग? पहले तो ये कहां लिखा हुआ है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मार्क कर लीजिए. ये रहा. Informal lenders charge a much higher interest on loans. Thus, cost to the borrower of informal loans is much higher. Assertion, reason. Assertion, reason. ठीक है. Now, in simple language, let us understand what is the cost of borrowing. अरे बहुत बार लिखा हुआ है, cost to the borrower, higher cost of borrowing. ठीक है. उसके बाद आगे भी है एक दो जगह. ठीक है. तो ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होता है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग? कोई नहीं पूछेगा? सपोज यू आर अ, है ना, बोरोवर, यू वेंट टू द बैंक, बैंक चार्ज यू 10%, यू वेंट टू द मनी लेंडर. अरे सिंपल सा चीज है, मनी लेंडर चार्ज यू 60%. यू वांट अ लोन ऑफ ₹100. बोलो भाई कितना चुकाना होगा 1 साल के बाद? 110. 10% ऑफ 100 विल गिव यू व्हाट? ₹10. 1 साल के बाद 100 + 10 विल रिपीट. कितना चुकाना होगा? ₹160. तो 100 रुपया जो आपने बोरो किया, उसके लिए कितना चुकाना पड़ा? 160. 100 रुपया जो आपने बोरो किया, उसके लिए कितना चुकाना पड़ा? विच वन इज हायर? सेकेंड वन. दिस इज कॉल्ड हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. इसको बनाना है बना सकते हैं, छोड़ सकते हैं. हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत बार है किताब में. ठीक है. अदर रीजन का क्वेश्चन भी आ सकता है. अच्छा, ये हायर कॉस्ट किसकी वजह से आया बेटा? प्रिंसिपल की वजह से आया या इंटरेस्ट रेट की वजह से आया? इंटरेस्ट रेट की वजह से आया. तो यही आपने मार्क किया. असर्शन, रीजन. आर्ट्स के सब्जेक्ट में एक जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स, है ना.
बढ़िया मैथ्स है इसमें, और मजा भी आता है पढ़ने में। हर आईआईटीज में तो नहीं, बट आईआईटी मंडी में ऑप्शन है आपके पास कि आप जब वहां से डिग्री लेकर निकलते हैं तो एक होता है आपका मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, एक होता है आपका माइनर। तो हर आईआईटीज में नहीं है, मंडी में है। तो जब आप डिग्री लेकर वहां पर निकलते हैं तो आपको दो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। आपने जो डिग्री लिया है उसमें मेजर क्या है और माइनर क्या है। तो वहाँ ऑप्शन है, वहां पर आपको आर्ट्स की भी डिग्री मिल जाएगी, जैसे मेरे पास है। मेरा मेजर सब्जेक्ट इज मैकेनिकल एंड माइनर इन इकोनॉमिक्स। सो अच्छा जगह है यार वो, अगर मिले किसी को तो जरूर जाना, वहीं लाना एडमिशन लेने। हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग, ठीक है, उसके आगे कहानी उसको खाली टिक लगाइए अभी तो फिलहाल। लास्ट में इसका क्वेश्चन लिखेंगे हम, हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। नाउ सपोज ये आदमी है, इसने अपना जो प्रोडक्ट बनाया वो 200 रुपए में बेचा, सोल्ड इन 200। चलो एक और टेबल यही बना लो। बताओ भाई, अगर बैंक से लोन लिया होता तो प्रॉफिट कितना होता? 90 रुपया का। और अगर यहां से लिया होता मनी लेंडर से तो प्रॉफिट कितना हुआ होता? तो हायर कॉस्ट में प्रॉफिट इज बेसिकली व्हाट, हिज इनकम। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ने क्या किया, इस पर्सन का इनकम क्या कर दिया, कम कर दिया। दिख रहा है आपको? अगर कम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता तो उसको प्रॉफिट कितना होता, 90 रुपया। और हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? पहला पॉइंट नोट करिए, borrowers have less income left for themselves। वन लिखकर मार्क करिएगा, borrowers have less income left for themselves। समझ आया सभी को कैसे कम पैसा उसके पास बचता है एज एन इनकम? ना मार्क कर लिया सभी ने? चलो दूसरा केस देखो। मान लो ये प्रोडक्ट 200 में ना बेचकर 150 में बेचे, व्हाट विल हैपन? इन द फर्स्ट केस ही इज स्टिल इन प्रॉफिट, हाउ मच? सेकेंड केस में क्या होगा? लॉस। इस साल लॉस हुआ, अगले साल फिर लॉस हुआ। लॉस होते होते क्या होगा? कल सीखा हमने उसके लिए एक वर्ड, डेट ट्रैप। तो हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लीड्स टू व्हाट? डेट ट्रैप। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लीड्स टू डेट ट्रैप। ठीक है, लास्ट वन। मान लो आई हैव टू सेट अप एन इंडस्ट्री, इफ आई वांट टू सेट अप एन इंडस्ट्री, तो मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तभी हम इंडस्ट्री सेटअप कर पाएंगे कि कम पैसे में कर पाएंगे? ज्यादा पैसा हम कर पाएंगे। अगेन हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर होगा तो मेरे पास इनकम क्या होगा, कम होगा। अगर इनकम कम होगा तो मैं कभी भी सपने में सोचूंगा इंडस्ट्री बनाने का? Those people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do so because of higher cost of borrowing. Point number 3,
क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो जो अंडरलाइन करने बोला ना, शुरू में बोला कि लास्ट में क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग? What are the limitations of higher cost of borrowing? Limitation मतलब disadvantage, वो भी वर्ड यूज कर लेना। What are the disadvantages of higher cost of borrowing? What are the disadvantages of higher cost of borrowing? ठीक है, और ये तो मैथ से समझाना हमने। What will be the definition? खुद से लिख सकते हैं हम। क्या लिखेंगे हम? Maximum part of our earning will go in what? Paying loans and its interest. This is called what? Higher cost of borrowing. So define, here are definition. वही है definition. Larger part of the earnings of the borrower is used to repay the loan. Then it is called higher cost of borrowing. Define. तो बेसिकली हमने क्या सीखा? इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोन मिलता है, इट रिजल्ट्स इन व्हाट? हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ड्यू टू हाई इंटरेस्ट, एंड हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लीड्स टू व्हाट? दीज थ्री सिचुएशंस। तो इसीलिए, ठीक है, फॉर दीज रीजंस, विच रीजंस? दीज थ्री रीजंस जो ऊपर पढ़ा आपने। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लेंड मोर। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लेंड मोर। हमने क्या सीखा था कल के डेटा में? फॉर्मल सेक्टर कितना लेंड करता है? 66%। 100 में से कितना? 66%। अभी भी बहुत कम है, 34% और आगे बढ़ सकता है। तो ये है, banks and cooperative societies need to lend more for these reasons. यहाँ क्वेश्चन लिख लेना। Why banks and cooperative societies need to lend more? Why banks and cooperative societies need to lend more? ठीक है, लिख लेंगे हम आगे। तो जो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स अगर आप लोन दोगे, व्हाट विल हैपन? इनकम क्या होगा? ज्यादा होगा, हायर इनकम। हायर इनकम होगा तो बहुत लोग सोचेंगे कि लोन ले लिया जाए, सस्ते में मिल रहा है तो। और उनमें से कुछ लोग होंगे, वो क्या करेंगे? विल सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स। और ऐसा जब होगा तो किसके लिए अच्छा होगा? लोग के लिए तो अच्छा होगा ही, और किसके लिए अच्छा होगा? इकोनॉमी के लिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा में अंडर मारो उसको। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ठीक है, लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे उसके आंसर में? उल्टा करके लिख देंगे कि अगर चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट नहीं होगा तो क्या होगा? ये होगा, बोरोवर्स के पास क्या होगा? लेस इनकम। बोरोवर कहाँ फंसेंगे? डेट ट्रैप में। कोई भी बिजनेस और इंडस्ट्री स्टार्ट करने की नहीं सोचेगा। तो ये सारी चीजें अगर इकोनॉमी में नहीं होंगी तो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? नहीं। सेम आंसर। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट? लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलने वाला लोन। लिख लो बगल में।
credit available at low rate of interest. Credit available at low rate of interest. ठीक है, यहां तक कुछ पूछना है आपको? तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। पहला पार्ट क्या सीखा आपने इसमें? पहला पार्ट में कि जो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है वो 66% है, इनफॉर्मल सेक्टर कितना है? 34% है। और फाइनली हमने ये सीखा कि फॉर्मल सेक्टर को और ज्यादा लोन देने की जरूरत है। सेकेंड पार्ट में क्या सीखना है कि ये जो फॉर्मल सेक्टर जो है, जो लोन दे रहा है, ये लोन मिल किसको रहा है? ठीक है, सेकेंड पार्ट इज दिस, हु इज गेटिंग फॉर्मल सेक्टर लोन और हु इज गेटिंग इनफॉर्मल सेक्टर लोन। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए आप पहले ये टेबल पढ़ो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है इंडिया में। पढ़ो एकदम आराम से। रीड दिस ग्राफ। जिनके बुक में नहीं है मेरे से बुक मांग लेना, मतलब पीडीएफ आई सेंड। जनवरी में मेरे से कोई नहीं पूछेगा कि क्या है सिलेबस में, क्या नहीं है सिलेबस में। ठीक है सर, ये इस चैप्टर में क्या डिलीटेड है, क्या नहीं है, सब आपके आंख के सामने है। सब चीज मैंने बोल के पढ़ाया है कि ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। एसएसटी में कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया है जो डिलीटेड में हो। ठीक है, डिलीटेड वाला पढ़ाया ही नहीं है, मतलब जो नहीं है सो नहीं है। जो भी चीज पढ़ाई है सब सिलेबस में है। हो गया ये? क्या समझ में आ रहा है ये पहले वाले ग्राफ से? पुअर हाउस होल्ड में हु इज द मैक्सिमम लेंडर, मतलब सबसे ज्यादा लेंडिंग कहाँ से हो रही है? इनफॉर्मल। तो बस खाली वो नोट करते लगेंगे, वही याद रख। और इधर साइड में लिखो, लिखा हुआ है किताब में बट फिर भी अलग से लिखो, पुअर आर, मैक्सिमम पुअर आर गेटिंग, मैक्सिमम पुअर आर गेटिंग, हाउस होल्ड्स भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम पुअर हाउस होल्ड्स आर गेटिंग लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर एज पर डेटा। रिच, वेल ऑफ and household with a few assets. What does this mean, household with a few assets? Assets मतलब सामान, जैसे घर पर कार हो गया, बाइक हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एसेट्स। तो इनको भी वेल टू डू ऑफ में ही मानेंगे। व्हाट वी कैन राइट हियर, वेल ऑफ। वेल ऑफ मतलब ये वाले भी, ठीक है, अब उसके लिए अलग वर्ड थोड़ी यूज करेंगे। वेल ऑफ प्लस रिच
आर गेटिंग लोन फ्रॉम वेयर? फॉर्मल सेक्टर। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? बोलो। एक क्वेश्चन का आंसर लिखो। लिखना है एक क्वेश्चन का आंसर जो मैंने अभी आपसे पूछा। व्हाट हैव बीन द सिनेरियो अकॉर्डिंग टू यू? क्या होना चाहिए था? लिखना एक बार, 2 सेंटेंस में या 3 सेंटेंस में। सब गलत लिखेगा। आपने लेक्चर देख लिया? What should have been the case according to you? The question is this. तो 2 सेंटेंस लिखने थे, सभी का हो ही गया ऑलमोस्ट। मैक्सिमम बच्चों का इसमें आंसर आता है, पुअर हाउस होल्ड शुड गेट दिस फॉर्मल सेक्टर लोन्स। है ना? हम इतना उन सारी चीजों में फंस जाते हैं कि हमें उनके आगे दिखता ही नहीं चीज। है ना? तो द आंसर विल बी एवरी हाउस होल्ड शुड गेट। काय भाई, रिच वाले को क्यों इनफॉर्मल सेक्टर लोन दिलाना? क्या बिगाड़ा है उसने? सभी को फॉर्मल सेक्टर लोन्स मिलने चाहिए। 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी जायज नहीं है, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो। ठीक है, 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं से भी कुछ वैलिड नहीं है। तो मजबूरी का फायदा उठा रहा है ना? वो कभी नहीं जस्टिफाइड हो सकता है। एवरी हाउस शुड गेट क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। ध्यान रखिएगा इस चीज का, वेदर रिच और वेदर पुअर, सबको मिलना चाहिए। तो इस केस स्टडी से आपने क्या सीखा, यहां लिखा हुआ है। मतलब वो क्या बता रहा है?
इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या है इस केस का। तो जो आपने ऑब्जर्वेशन किया वही लिखा हुआ है। रिच हाउस होल्ड्स आर अवेलिंग व्हाट काइंड ऑफ क्रेडिट, cheap credit. Why? They are getting credit from formal sector, and poor households have to pay a large amount for borrowing. They are availing this very costly credit. ठीक। Next question is what all these suggest। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझना है, ये पूछा क्या है। When this question is telling you what does all this suggest, it is trying to ask you what does all these this suggest about the two graphs shown. This is graph number 2 and this is graph number 1। ठीक है, तो अब आप इसको खुद से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। पहला ग्राफ क्या समझाया आपको, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया इज हाउ मच, 66%, विच इज नॉट अप टू द मार्क। कम से कम 80-90% होना चाहिए। और सेकंड ग्राफ क्या सिखाया आपको, सिर्फ जो रिच है उन्हें बस खाली फॉर्मल सेक्टर का लोन नहीं मिलना चाहिए, सभी को क्या होना चाहिए, फॉर्मल सेक्टर लोन मिलना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, अगले पेज। तो दो सेंटेंस में अगर इसको लिखना पड़ेगा तो फर्स्ट वन सेज दैट फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को क्या करना होगा, एक्सपैंड। 66% से कहां तक, 99% तक या 98% तक। 100% तो कभी भी कोई चीज आप नहीं कर सकते। और सेकंड में क्या लिखोगे, एवरी वन शुड गेट व्हाट, फॉर्मल सेक्टर ले, एवरी वन। बुक भी यही लिख के दिया है बेटा, एवरी वन, ऐसा नहीं बस खाली पुअर। इन दोनों को इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लो। एक्सप्लेन, जितने भी बोल्ड लाइंस हैं आपके इकोनॉमिक्स में सब पढ़ के जाइएगा, हो सकता है एक्सप्लेन करने आ जाए। एक्सप्लेन, कर लेंगे हम, एक बार बस खाली पढ़ लीजिए इसको, यहाँ से यहाँ सिखा दिया मैंने आपको, पढ़ा दिया ये चीज, बस रीड कर लीजिए एक बार। प्रैक्टिकल का किताब पहले बना लेना, ऐसा ना हो कि एग्जाम के एक दिन पहले बैठ के बना रहे। अभी से कहीं से ऊपर करो पिछले बाल का, और बढ़िया हैंडराइटिंग में अभी से बना लो पूरा, जिनका जिनका लास्ट में जमा होता है। सही चीज बता रहा हूं मैं, वो भी सही टाइम पर। जैसे ही ये छोटा मोटा एग्जाम खत्म हो फट से बना लेना, ऐसा ना हो प्री बोर्ड के टाइम पर बैठ के प्रैक्टिकल का फाइल बना रहे। धीरे धीरे करके, मान लो एक ही चैप्टर बना लिया या दो ही चैप्टर बना लिया, मैंने तो साथ में बनाया था। जैसे जैसे चैप्टर हो, जैसे जैसे प्रैक्टिकल होता गया वैसे वैसे मैंने बनाते गया, लास्ट में कुछ नहीं।
पिछले साल का मिल जाता है प्रैक्टिकल बुक, लेना है कॉपी करके चिपका देना है। या फिर एक और ऑप्शन है, घर में अगर छोटा भाई है या छोटी बहन है, उसको चॉकलेट देना है और बोलना है कि लिख दो बस। और अगर बड़ा भाई बहन है तो फिर थोड़ा ज्यादा प्राइस प्राइस बढ़ेगा थोड़ा सा। मैं कुछ पूछना है आपको? लेट्स वर्क दिस आउट। होमवर्क लिख लीजिए। दिस वन इज इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे अभी। Why do you think the share of formal sector credit is higher for the richer households? The richer households को 83% है और poorer households को 54% है ना, 47 ना था नए डेटा में 46। Why is it so? दिमाग में एक बात तो आना ही चाहिए। सरकार इतना स्कीम चलाता है फिर भी नहीं मिलता है। तो इसका आंसर बुक में दिया हुआ है। चलिए, why is it so? फॉर्मल सेक्टर के होते हुए भी इनफॉर्मल सेक्टर क्यों इतना ज्यादा लोन ले रहा है? फर्स्ट, हर गांव में बैंक नहीं है। Banks are not present everywhere in rural India. ये जरूर लिखना, अर्बन एरिया में सब जगह है बैंक। उसके बाद, ठीक है, जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन के आंसर का, कि बैंक अगर है भी तो इट्स डिफिकल्ट टू गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक। व्हाई? बैंक हमेशा क्या मांगते रहता है? कोलैटरल। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक पॉइंट लिखना रहा तो आप यही लिखेंगे। सो व्हाई इट इज डिफिकल्ट? बिकॉज बैंक लोन रिक्वायर्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, या फिर अरे पुअर के पास कोलेटरल होता तो वो पुअर क्यों होता? ठीक है। एक आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर रीजन which prevents the poor from getting bank loan? What is a major reason which prevents the poor from getting bank loans? Mark करिए। What is the major reason? Absence of collateral। Absence of collateral। ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स तो अगर आपने लिख दिया, फॉर्मल सेक्टर के ड्रॉबैक्स क्या है, कि बैंक एक जगह हर जगह, फॉर्मल सेक्टर जो है वो हर जगह नहीं है इन रूरल इंडिया, और दूसरा, अगर है भी तो वहां से लोन मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो लोग हमेशा क्या मांगते रहते हैं? डॉक्यूमेंट्स। तीसरा, इनफॉर्मल सेक्टर की अच्छाई तो नहीं बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में लोग क्यों जाते हैं इतना ज्यादा लोन लेने के लिए? क्यों जाते हैं? बिना कोलेटरल का लोन मिल जाता है इसलिए, बिना कुछ गिरवी रख के लोन मिल जाएगा। और दूसरी
मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लीजिए आपको फ्रेश लोन चाहिए, पुराना पैसा खत्म हो गया, फिर से नया लोन चाहिए बिना पुराना चुकाए हुए, तो भी आपको मिल जाए। पीपल कैन अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट पेइंग द अर्लियर। भाई थोड़ा और लोन दे दीजिए। बैंक देगा? पिछला वाला बिना बंद किए हुए कभी ना दे, कभी नहीं देगा वो। बिकॉज ऑफ दीज फोर रीजंस वी सी दैट formal sector credit is higher for richer household as compared to poorer households. richer households के पास क्या होंगे? अगर एक वर्ड लिखना हो तो कोलैटरल। इनके पास क्या होगा? नो कोलैटरल। एक वर्ड में अगर आंसर लिखना है, हो ही सकता है ना एक नंबर में पूछ ले। अब एक नंबर में बैठ के उतना सब कुछ थोड़ी लिखेंगे कहानी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए, ये खुद से नहीं कर पाएंगे आप। हमने फॉर्मल सेक्टर के लिए सुपरवाइजर देखा। कौन था सुपरवाइजर? आरबीआई। Should there be a supervisor such as Reserve Bank of India that looks into the loan activities of informal lenders? सुपरवाइजर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है। तो आइडियल सिचुएशन में तो होना चाहिए भाई। यूटोपियन सिचुएशन में ये होना चाहिए। बट व्हाई अगर हुआ, क्वेश्चन इज व्हाई वुड इट्स टास्क बी क्वाइट डिफिकल्ट? बोलिए। डिफिकल्ट देखो, इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे बड़ा डिफिकल्टी ये है कि कौन किसको लोन दिया है ये पेपर पे नहीं लिखा होता। समझ में आती है ये चीज? तो किसको सुपरवाइज करोगे? तो जिसको लोन मिला है उसको पता है, और जिसने लोन दिया है उसको पता है, तो किसको सुपरवाइज करोगे? ये लाइन है एक जगह लिखी हुई। तो कहाँ गया? कहीं तो पढ़ा मैंने, पुराने बुक में था। डॉक्यूमेंट्स नथिंग। छोड़ो हटाओ। लिख लो आंसर वहां। व्हाई वुड इट्स टास्क बी क्वाइट डिफिकल्ट? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेटा। डेटा नहीं है उनके पास, कौन किसको लोन दिया है, कितना लोन दिया है, क्या है रीपेमेंट कंडीशंस। ऐसे रेगुलेटर बना देंगे आप? अब घर घर जाके थोड़ी पूछेगा कि आपने लोन दिया है। रेगुलेटर पता चला कि उसको इतना ही पता करने में पूरा जन्म निकल गया, किसने किसको लोन दिया। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, द रीजन व्हाई इट्स टास्क वुड बी डिफिकल्ट। डेटा के ब्रैकेट में लिखना एब्सेंट ऑफ, एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डेटा के ब्रैकेट में डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक। कुछ पूछना आपको इसमें? चलिए बाकी हो जाएगा। सो द लास्ट सेक्शन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHGs। ये चैप्टर हो गया आपके स्कूल में कंप्लीट।
कैन यू राइट टू एडवांटेजेस ऑफ SHGs? दो, बस दो। दो एडवांटेज ऑफ SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिर्फ दो। बुक में तो काफी सारे हैं, मैं सिर्फ दो पूछ रहा हूं उसमें से। दो इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। पढ़ रखे होंगे क्लास में, इसीलिए मैंने पूछा। तो बिना सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है वो बिना पढ़ाए तो नहीं हो सकता है। तो जब हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और जब पढ़ेंगे टू एडवांटेजेस, मतलब बहुत सारे एडवांटेजेस, तो दो इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस क्या होता है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप का। यू गेट। कोलैटरल फ्री एंड लो इंटरेस्ट लोन्स। एंड सेकंड, ये लिखा किसी ने? इट हेल्प्स इन सोशल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, जहां पर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अगेन ये वाला जो पॉइंट है, भारत में बहुत कम जनता लिखेगी इसको। सेल्फ हेल्प ग्रुप का कुछ भी सवाल आया जिसमें वो उसका एडवांटेज पूछ रहा है, तो ये सोशल वाला एस्पेक्ट लिखना मत भूलिएगा। बहुत कम लोग होंगे, ना के बराबर, रत्ती भर भी नहीं। ठीक है, जिसको 100 में 100 आया होगा वो भी नहीं लिखा होगा। ये वाला एस्पेक्ट, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद व्हाट इज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या होता है। उसके लिए पहले तो ये लाइन मार्क करो। In recent years, people have tried out some newer ways of providing loans to the poor. क्वेश्चन लिखो। Explain this newer way. नहीं है, हवा लगेगा एग्जाम में, है ना? अगर ये लाइन पढ़ के नहीं जाओगे तो हवा नहीं लगेगा कि ये कहाँ लिखा हुआ है ये वाली लाइन। ठीक है, अब लग जाएगा दिमाग में।
पूरे चैप्टर में एक ही जगह न्यू ईयर वे लिखा हुआ है, कहां पर? सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले टॉपिक में। व्हाट इज दिस न्यू ईयर वे? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। दिमाग में यहीं पर आंसर सेट कर लिए कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन किस पर पूछा गया है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। और वो लोन कैसे देता है? तो सही में एक नया तरीका है लोन लेने का। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप? ठीक है। तो क्या होता है स्पेशल, ऐसा नहीं है कि अर्बन एरिया में नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मेल इसके मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, बट जनरली एक ग्रुप बनाते हैं कहाँ? रूरल एरियाज में। और किनका? रूरल पुअर लोगों का। और किनको इन्वॉल्व करते हैं? इन पर्टिकुलर वुमेन। बहुत लोगों को ये लगता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बस खाली वुमेन का ग्रुप है। इट इज नॉट लाइक दैट। नीचे फोटो देखना, खाली वुमेन है उस ग्रुप में? नहीं ना? दिख रहा है आपको? है ना? तो ध्यान रखना, ये सब सवाल पूछ लेगा कभी। पर्टिकुलरली वुमेन मतलब मैक्सिमम 15-20 मेंबर्स अगर होंगे तो उसमें से 15-16 मेंबर्स क्या होंगी? वुमेन। मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन। बट मैक्सिमम नंबर डज नॉट से दैट कि मेल इसके मेंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है। तो व्हाट इज द ग्रुप साइज? टिपिकली 15 to 20। ऐसा नहीं है कि 25 नहीं हो सकता है, हो सकता है। So what do? They meet and save regularly. They meet and save regularly. What is the saving? Rupees 25 to rupees 100 or more. ठीक है। तो कभी मान लो छोटा अमाउंट सेव करते 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 साल भर में, ठीक है, 40,000 50,000 रुपया इस तरीके से इकट्ठा हो गया। तो उसके बाद क्या? जो मेंबर्स होंगे उस ग्रुप के, दे कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ। मान लो किसी को 10,000 रुपए का जरूरत है, किसी को 5,000 रुपए की जरूरत, अरे जिसका सेविंग 25 रुपीज 50 रुपीज और 100 रुपीज है, तो उसका एक्सपेंडिचर भी उसी हिसाब से होगा। लाख करोड़ तो नहीं होगा ना एक्सपेंडिचर। तो मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ। और फिर एज अ ग्रुप उस मेंबर पर क्या चार्ज किया जाएगा? इंटरेस्ट। इसका क्या फायदा है? एक तो उसको लोन मिल गया, और जो इंटरेस्ट चार्ज होगा दैट विल बी लेस देन व्हाट मनी लेंडर चार्जेस। तो ध्यान रखिएगा, जब सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू में बनता है तो मेंबर्स को लोन कहां से मिलता है? ग्रुप के ही पैसे से। लोन फ्रॉम मनी कलेक्टेड इन द ग्रुप इटसेल्फ, नॉट फ्रॉम बैंक। इन लोगों को नहीं समझ में आता है लोन कहां से मिल रहा है। लोन कहां से मिल रहा है? ग्रुप से मिल रहा है शुरू में। इनिशियल टाइम पर, इनिशियल फेज में। फिर क्या होता है? समय के साथ साथ सेविंग्स जो होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो आफ्टर अ ईयर और टू, 1-2 साल के बाद, अगर ग्रुप रेगुलर होता है सेविंग्स में, then it becomes eligible for availing a loan from the bank। ग्रुप को लोन मिलता है, एक इंडिविजुअल को लोन नहीं मिलता है, ध्यान रखना। सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक नाम होगा, उस नाम के अगेंस्ट में आपको क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप। हु सैंक्शंस इट?
बैंक। कौन बैंक? जिस बैंक में ये सेविंग कर रहे होंगे, वो वाले बैंक। नाउ व्हेन द बैंक सैंक्शन दिस लोन, क्राइटेरिया लगाता है क्या? You have to create self-employment opportunities for the members. Self-employment opportunities for the members. Next, कितना सेविंग करना है, कितना बैंक से लोन लेना है, इट इज डिसाइडेड बाय whom? द ग्रुप मेंबर्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो भी डिसीजंस होते हैं कि ठीक है, हमें 100 रुपया डेली बेसिस पर क्या करना है, जमा करना है, 100 रुपया वीकली बेसिस पर जमा करना है, या फिर बैंक में हमारा इतना पैसा पूरा हो गया, बैंक हमें 5 लाख लोन का देने के लिए तैयार है, हमें कितना चाहिए, तो ये कौन डिसीजन लेगा? बाय द ग्रुप मेंबर्स। नेक्स्ट, किस पर्पस के लिए लोन देना, जो लोन बैंक से मिला वो वाला, जो लोन बैंक से मिला वो वाला लोन किस पर्पस के लिए देना है, कितना अमाउंट देना है, कितना इंटरेस्ट, ये कौन डिसाइड करेगा? वो भी ग्रुप डिसाइड करेगा। द ग्रुप डिसाइड्स। एक सवाल आएगा बोर्ड एग्जाम में, है ना? बहुत महत्वपूर्ण बात तो बताना ही भूल गए कि एक सवाल आएगा। तो ग्रुप डिसाइड्स कितना लोन मिलेगा, कितना टेन्योर होगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो। तो अगर सब कुछ ग्रुप डिसीजन ले रहा है, लोन भी ग्रुप को मिल रहा है, तो अगर लोन रीपेमेंट नहीं होगा तो बैंक किसको पकड़ेगा? एक इंडिविजुअल मेंबर को कि पूरे ग्रुप को? तो पूरा ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन, नॉट वन इंडिविजुअल मेंबर। एंटायर ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल। तो आप देख रहे हो, मान लो बैंक ने लोन दिया ग्रुप को, और इसने लोन दिया किसी अपने मेंबर को, रिपेमेंट करने का टाइम आ गया, तो अगर मेंबर रिपेमेंट नहीं करेगा तो क्या ये आगे रिपेमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए व्हाट यू सी, एनी केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ अ लोन बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड अप बाय सीरियसली। मेंबर अगर लोन वापस नहीं करेगा तो ये ग्रुप वापस कैसे करेगा बैंक लोन? नहीं कर पाएगा ना। तो क्या फ्यूचर में फिर इसको बैंक से लोन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बैंक तो सुरक्षित हो गया ना बेटा, बैंक को तो इसके घर नहीं जाना पड़ रहा है। बैंक किसको पकड़ेगा? इनको। तो बैंक को अगर इनके घर नहीं जाना पड़ रहा है, तो बैंक के लिए आसान है ग्रुप को लोन देना। तो यही चीज आपके बुक में लिखी है, बिकॉज ऑफ दिस फीचर, विच फीचर? लोन टेकन बाय एनी वन ऑफ द मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली, banks are willing to lend to the poor women even though they have no collateral as such. Very important question. पूरा क्रक्स यही है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, कि बिना कोलैटरल के लोन कैसे मिल जा रहा है? ऐसे तो बैंक देगा नहीं कभी। आंसर ये रहा, बिकॉज ऑफ दिस फीचर।
Any case of non-repayment of loan by any one member is followed up seriously by other members in the group. It is because of this reason bank is willing to lend to the poor women. तो स्टार्टिंग वाले सेक्शन में हमने क्या पढ़ा? फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग क्यों नहीं मिलती है? बिकॉज एब्सेंस ऑफ कोलैटरल। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, एक नया तरीका बना के क्या कर लिया? प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल हैज बीन सॉल्व्ड। प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल हैज बीन सॉल्व्ड। और क्या कर लिया? समय पे लोन मिलेगा। और क्या कर लिया? सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। आज 15-20 लोग हैं, कल को और लोग जुड़ेंगे। तो दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के आप एक नया ऑर्गेनाइजेशन रेडी कर रहे हो। उसके बाद मैक्सिमम मेंबर्स कौन है? विमेन। तो इट हेल्प्स इन विमेन एम्पावरमेंट। और लास्ट एक पॉइंट, सोशल वाला एस्पेक्ट। Regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health and nutrition and domestic violence. This one is important. तो कोई दो लिखने आया तो 1 और 6। रादर 1, 3 और 6, 1, 3 को एक साथ और 6 एक साथ। 1, 3 and 6, 3 मार्क। क्वेश्चन लिख लीजिए। एडवांटेज एस्टैब्लिशिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप। थ्री मार्कर। चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये भी पढ़ाना है क्या? ये तो पहले तो ये पढ़ो, समिंग अप ग्रामीण बैंक का देखते। पूरे चैप्टर में जो आपने पढ़ा वो लिखा हुआ है वहां। सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में चलने चाहिए, एक बार पढ़िए उसको, समिंग अप।
हो गया। समिंग अप वही सारी चीजें हैं। पहला पेज खोलो। क्वेश्चन मार्क करो। What would happen when the government declares that some of the currency notes used by people would be made invalid and would be replaced by a new currency? ऐसा हुआ था? कब हुआ था? तारीख? यस्टरडे, 8 नवंबर 2016। So what would happen? मार्क करिए। Currency notes of rupees 500 and rupees 1000 were declared invalid. Number one. Second, people were asked to surrender these notes to the bank by a specific period and receive new 500 and 2000 or other currency notes. This process is known as demonetization. Question लिखिए। What do you mean by demonetization? पढ़ के जाइएगा। दोस्त लोग को मत बताइएगा कि ये पढ़ के गए हैं आप। और भगवान से दुआ करिएगा कि 5 नंबर का है लिखने के लिए। तो वहीं से फिर हमने क्या देखा कि ये जो कैश ट्रांजैक्शन हैं वो डिक्लाइन होते हैं और क्या चीज का ट्रांजैक्शन बढ़ता है? डिजिटल पेमेंट्स। तो व्हाट डू डिमोनेटाइजेशन लेड टू? डिमोनेटाइजेशन ने क्या किया? मार्क करिए। It led to increase in digital transactions. Two examples of digital transactions, ये सब आप आसानी से लिख लेंगे। बस खाली ये लिख के मत चला जाना, पेटीएम। उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ट्रांजैक्शन? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। पेटीएम कंपनी का नाम है बेटा, वो नहीं लिखने का। यूपीआई। एटीएम कार्ड्स, इंटरनेट मोबाइल, मोबाइल बैंकिंग, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। देखा आपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स? स्वैपिंग मशीन जो होती है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल। एडवांटेजेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन। अरे अभी सीबीएसई का जो हेड है ना, आरएसएस का एफिलिएट है। कोई भारी बात नहीं है कि पूछ दे सवाल। reduce the requirement of cash for transactions. Number one, control corruptions. तो दिस इज अ नोट टू द टीचर। टीचर को ऐसा पढ़ाना चाहिए आपके। पढ़ाया आपको? खोला भी पेज? अंदर तो ढेर पढ़ाया, ऊपर पढ़ा देता तो बहुत बड़ी बात हो जाती। बट सिंस इट कैन कम एज अ टॉपिक, बिल्कुल डेफिनेटली। अगर मान लो अलग से लिखने नहीं आया तो हो सकता है यू कैन गेट इट एज अ केस स्टडी। ठीक है। एक चीज और इसमें है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आया हुआ सवाल है पीवाईक्यू का, ऑब्जेक्टिव में आया था 1 नंबर। ये जो डेटा लिया गया है,
पाई चार्ट बनाया था ना, देखा था ना आपने, दो पाई चार्ट से, ग्राफ वन एंड ग्राफ टू। ठीक है, यहाँ लिख लेना किस डेटा के बारे में बात कर रहा है, ग्राफ वन एंड ग्राफ टू। ठीक है, तो इट इज टेकन बाय NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उसका पूरा नाम था, पुराना नाम था। नया नाम इज नाउ नोन एज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सेल्फ हेल्प ग्रुप का डेटा कहां से लिया गया है? नबार्ड से। ये नहीं आया था, ये आया हुआ है सवाल ऊपर वाला, दिस हैज कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यही डायरेक्ट पूछ लिया था, ग्राफ का पिक्चर बना दिया था, दो सवाल ग्राफ से पूछा था कि भाई कौन सा क्रेडिट ज्यादा है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, वो सब बताओ, इम्प्लीकेशंस क्या है, और एक नंबर का सवाल पूछा था ये कि वो जो ग्राफ है ये कहाँ से लिया गया। तो साफ हो गया सबका। ठीक है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है। चलो, लास्ट बच गया ग्रामीण बैंक, उसको भी निपटा ही देते हैं। पीआई क्यूज में जब आप करेंगे तो ये आया हुआ होगा। पढ़िए कहानी। और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ऐसा ही टाइप का कुछ क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पूरा केस स्टडी 4 नंबर का नहीं था। ठीक है, पूरा ये कहानी पूरा दे दिया था, और ये 2 नंबर का सवाल में कुछ ऐसा पूछा था। एग्जैक्ट लैंग्वेज जब क्लास में करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है एग्जैक्ट लैंग्वेज। हाँ, इसके भी सारे पीआई क्यूज करा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। शुरू में नहीं बता सकते ना कि सारे करेंगे, सारा होगा। एक एक सवाल कर जाएंगे हम क्लास में, साइंस का, एसएसटी का और मैथ्स का, पिछले 10 साल का, जरूरत पड़ा तो और पीछे भी। उसके लिए 2 क्लास लगेगा, एक दिन में एक रात में, रात वाला ऑनलाइन और दिन वाला दिन में। लिख लिया हमने या पढ़ लिया पहले? जल्दी करिए।
नहीं लिखना हो तो उसी में मार्क कर लीजिए कि क्या लिखेंगे आप। दो पूछा है तो पेंसिल से मार्क करिएगा। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस केस स्टडी। हो गया। So the first important observation is what? Poor women are reliable borrowers. Poor women are reliable borrowers. मतलब उनको अगर आप पैसा देते हैं तो they return it. Reliable borrowers. And second, they can start and run a variety of small income generating activities successfully. रन तो कोई भी कर सकता है बेटा, सक्सेसफुली रन करना है। What is the central theme of this case study? ऐसा ही कुछ वर्ड यूज किया था। क्या है सेंट्रल थीम इस केस स्टडी का? रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स। स्टेटमेंट याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट अगर लिखने आए तो इसका मतलब किसके बारे में लिखना है? बोलिए। ठीक है, तो ग्रामीण बैंक के बारे में याद आ गया तो ठीक है। और अगर नहीं आया तो ये भी लिख सकते हैं हम। यही चीज एकदम सेम थीम आपने पढ़ा ना सेल्फ हेल्प ग्रुप में। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप को सही समय पर सही अमाउंट ऑफ लोन मिल जाए तो दे कैन क्रिएट एनीथिंग। So that can be also be written. That will be also a correct answer. ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया खत्म। किसी को कुछ पूछना है? चलिए फिर जा सकते हैं आप। इकोनॉमिक्स का ग्लोबलाइजेशन होगा अगला 2 दिन, कल और परसों। और इकोनॉमिक्स परसों खत्म कर लेंगे हम। जा सकते हैं आप। जिनको डाउट पूछना है दे कैन आस्क, अदरवाइज दे कैन लीव। ऑनलाइन आप लोगों को कुछ पूछना है? अच्छा, शाम वाली क्लास जो होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, वो ऐप पर होगा। ठीक है, जूम पर नहीं होगा, ऐप पर होगा। और वो 8:30 से 10 या 9 से 10:30 इसी तरह होता है। तो जिनको ऑप्शनल है वो भी है ना, जिनको इच्छा करे कर लेना, जिनको नहीं इच्छा करे मत करना। जिनको 100 और 99 आया था उन्होंने डेली किया था विथ कवीट। जिनको लगा कि वो ला सकते हैं बट नहीं आया, है ना। 100 लाने बच्चे वाले बच्चे को कितना 76 आया था शायद मैथ्स में। तो ज्यादा तेज बनेंगे तो वो भी हो सकता है। चॉइस आपकी है।